दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में दहशत है। इसे बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। कई और देशों में भी इस वेरिएंट के मरीज सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका में अब तक 20 से ज्यादा लोगों में नए वेरिएंट मिलने का दावा किया गया है। बताया गया कि इस नए वेरिएंट की वजह से ही दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीकी देशों की यात्रा पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। वहीं इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट पर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बैठक के बाद WHO के प्रवक्ता ने बताया कि नया वेरिएंट कितना खतरनाक है इसे समझने में कुछ हफ्ते और लगेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच एम्स दिल्ली में कोविड टास्क फोर्स के चेयरपर्सन डॉक्टर नवीत विग ने बताया कि लोगों को ये समझना होगा कि नए वेरिएंट आते रहेंगे। उन्होंने वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया। देखो, नए वेरिएंट्स आएंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। और ये जो नया वेरिएंट है, ये वेरिएंट कहते हैं ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, इसमें म्यूटेशन ज्यादा हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन कम, एंटीबॉडी से जो है उससे न्यूट्रलाइजेशन कम होती है। तो ये वेरिएंट थोड़ा ज्यादा सीरियस है। लेकिन वहाँ लोकली अस्पतालों में कितना ज्यादा बर्डन बनेगा, कितने ज्यादा सीवियर डिजीज होगी, वो हमें देखने की जरूरत है। और वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनमें कितनी सीवियर डिजीज होगी, कितने अस्पताल में जाएंगे वर्सेस जो नॉन वैक्सीनेटेड है। इसके जो की स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसमें 30 से ज्यादा म्यूटेशंस पाए गए हैं। ज्यादा म्यूटेशन अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन साथ साथ ये खराब बात भी हो सकती है, क्योंकि इम्यून इन्वेजन मतलब हमारी इम्यूनिटी को धोखा देने की प्रवृत्ति इस वायरस में ज्यादा हो सकती है। हालांकि बहुत जल्दी इस बारे में कुछ कमेंट करना होगा, लेकिन हमें धीरे धीरे इसके बारे में और जानकारियां मिलेंगी। की फैक्टर ये हमेशा रहेगा कि ये वायरस भी सांस की वातावरण से फैलेगा, सांस की नली के थ्रू फैलेगा। तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखने की जरूरत है। कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से टीम इंडिया का अगले महीने होने वाला दक्षिण अफ्रीका का दौरा खतरे में पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के जिस नए वेरिएंट का पता चला है उसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। भारतीय टीम के दौरे से पहले अभी दक्षिण अफ्रीका में हॉलैंड की टीम मौजूद है। उसे दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 वनडे मैच खेलने थे, लेकिन कोरोना के खतरनाक वेरिएंट की वजह से पहले मैच के बाद ही हॉलैंड की टीम ने अपने देश लौटने का फैसला कर लिया। यानी सीरीज के बचे हुए 2 मैच नहीं खेले जाएंगे। इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना का नया वेरिएंट है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ने दुनिया के कई देशों को डराया हुआ है। यूनाइटेड किंगडम ने तो 6 अफ्रीकी देशों के लिए उड़ानों पर रोक लगाई है। दक्षिण अफ्रीका से कोरोना का नया वेरिएंट यूके में ना फैल सके। और कोरोना के इस वेरिएंट का असर टीम इंडिया के अगले महीने होने वाले दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर भी पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के जिस नए वेरिएंट का पता चला है उसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। भारतीय टीम के दौरे से पहले अभी दक्षिण अफ्रीका में हॉलैंड की टीम मौजूद है, जिसने दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 वनडे मैच खेलने थे, लेकिन अब एक मैच खेलकर ही हॉलैंड की टीम ने वापस जाने का फैसला किया है। और इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना का नया वेरिएंट है। कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया के कई देशों को डराया हुआ है। यूनाइटेड किंगडम ने तो 6 अफ्रीकी देशों के लिए उड़ानों पर रोक लगाई है और कोरोना का नया वेरिएंट यूके में ना फैल सके। हालांकि कोरोना के नए वेरिएंट ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और इजराइल में उस वेरिएंट का नया मरीज सामने आ चुका है, जिसके बाद इजराइल की सरकार ने इसे पूरे देश के लिए इमरजेंसी जैसे हालात बता दिए हैं। यूके के अलावा इटली ने भी दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर बैन लगा दिया, जबकि फ्रांस ने अगले 48 घंटों के लिए दक्षिण अफ्रीका की सभी उड़ानों को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, जिस तेजी से नया वेरिएंट फैल रहा है उसने WHO की चिंता बढ़ा दी है और इस मामले में WHO ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। दक्षिण अफ्रीका में भी अब तक इस वेरिएंट के 20 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और अब बहुत तेजी से वहां मरीजों की तादाद बढ़ रही है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के इस नए वेरिएंट को B11529 नाम दिया गया, जिसे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक माना गया है। तुर्की के इस्तांबुल शहर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर सैकड़ों लोगों ने मार्च निकाला, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिस पर प्रदर्शनकारी आपे से बाहर हो गए। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ महिलाएं तो पुलिस से ही भिड़ गईं और रास्ते का कांटा बन रहे बैरिकेड को एक एक कर जमीन पर पटकने लगी।
इसके बाद पुलिस ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी। उसने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर केमिकल स्प्रे किया, साथ ही रबर की गोलियां भी चला दी। इस कार्रवाई से लोग और भड़क गए। वो पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने लगी। जो लोग आसानी से नहीं गए उन्हें जबरदस्ती उठाकर पुलिस की गाड़ियों में बैठाया गया। इससे पहले सैकड़ों प्रदर्शनकारी एक इलाके में अपना विरोध जताते दिखाई दिए। इस दौरान रैली में शामिल लोगों के हाथों में कई बैनर और पोस्टर भी नजर आए। यूपी के गोरखपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां जमीन विवाद में दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। मारपीट की यह घटना डीएम दफ्तर के सामने हुई, जहां देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग मानो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। जो तस्वीरें सामने आई उनमें लाल शर्ट पहने एक आदमी बीच सड़क पर दूसरे पक्ष के एक शख्स को पूरी ताकत से मारता दिखा। वो यही नहीं रुका, उसने उसे पीछे की तरफ धकेल कर सड़क पर गिरा दिया। जिस शख्स को नीचे गिराया गया उसके दो साथियों ने दूसरे पक्ष के एक लड़के को इस कदर पकड़ लिया कि उसे सांस लेने के लिए भी उनसे इजाजत लेनी पड़े और फिर शुरू हुई उसके साथ मारपीट। बाद में वहां इकट्ठा हुए लोगों के दखल के बाद वो लोग शांत हुए। एमपी के मुरैना से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। वहां से गुजर रही एक ट्रेन में अचानक आग लग गई, जिससे दहशत फैल गई। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। बताया गया कि दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस ट्रेन वैष्णो देवी से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जा रही थी, लेकिन जैसे ही मुरैना स्टेशन के आगे बढ़ी उसमें आग लग गई, जिसने दुर्ग छत्तीसगढ़ ट्रेन के 2 एसी डिब्बों को अपनी चपेट में ले लिया और वो धू-धू कर जलने लगे। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियों से बाहर निकलती दिखी। आग लगने से गहरा धुआं भी निकला, जो आसमान की तरफ काफी ऊंचा उठता दिखाई दिया। दावा किया गया कि आग लगने का पता यात्रियों को ही चला था, जिन्होंने चेन खींचकर ट्रेन को रोका। समय रहते उन डिब्बों से यात्रियों को उतार लिया गया जिनमें आग लगी थी। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग भले ही 2 डिब्बों में लगी, लेकिन उसका धुआं ट्रेन के कई डिब्बों तक पहुंचा, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हुई। हालांकि इस बीच कई लोग मोबाइल से जलती हुई ट्रेन का वीडियो बनाते दिखे। सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और पाइप के जरिए पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। दावा किया गया कि कुछ देर बाद जिन डिब्बों में आग लगी थी उनको अलग करके ट्रेन को रवाना कर दिया गया। मध्य प्रदेश के सतना से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक बुजुर्ग किसान की मौत पर गांव वालों ने बवाल खड़ा कर दिया। उनका आरोप है कि आबकारी विभाग की टीम ने जगदीश सिंह नाम के इस किसान के मकान पर छापा मारने के साथ उसके साथ मारपीट की, जिस पर उन लोगों का गुस्सा भड़क गया और वो किसान के शव को सड़क पर रखकर हंगामा करने लगे, जिससे सड़क जैम हो गई। वो यही नहीं रुके, उन लोगों को शांत करने पहुंची पुलिस के खिलाफ भी उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। हद तो तब हो गई जब उन्होंने पुलिस वालों की बात सुनने की बजाय उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए गांव वालों ने रास्ता जैम करने का तरीका निकाला, जिसके लिए उन्होंने किसान का शव रखने के साथ वहां मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और पेड़ का तना लिटाकर सड़क पर रख दिया। जब इतना भी उन्हें काफी नहीं लगा तो एक लड़का सड़क पर लेट गया, जिसे बाद में पुलिस वालों ने जबरन वहां उठाकर रास्ता खुलवाया। नोएडा के फ्लैट खरीदारों की याचिकाओं के निपटारे में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। असल में नोएडा के कुछ फ्लैट खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनकी कई याचिकाएं 2017 से राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत में लंबित पड़ी हैं और उन याचिकाओं पर अभी तक ठीक से सुनवाई भी नहीं हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत को 3 महीने के अंदर उन याचिकाओं के निपटारे का आदेश दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत में जो याचिकाएं लंबित हैं उनमें कई बिल्डरों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज और साथ ही फ्लैट मिलने में देरी और खराब क्वालिटी से जुड़े कई मामले भी अदालत में चल रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद भी किसान संगठन आंदोलन से पीछे हटने के मूड में नहीं है। आगे की रणनीति तय करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक होगी। ये बैठक दोपहर 12 बजे होनी है। इस बैठक में किसान आंदोलन को लेकर अहम फैसले हो सकते हैं। 19 नवंबर को पीएम ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ऐलान के बाद कैबिनेट में भी 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाए हुए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में चलाए जा रहे किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर किसानों ने कल देश भर में जश्न मनाया था। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी दूसरी मांगें नहीं मान ली जाती हैं, तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। 27 तारीख को फिर हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है। अगली रणनीति हम उसमें तय करेंगे। देश की राजधानियों पर प्रोग्राम हमारा प्रदर्शन रहेगा।
और 29 तारीख को जो रास्ते दिल्ली के खुले हुए हैं उन रास्तों पे को हम 1000 लोग ट्रैक्टरों के साथ में उन रास्तों पर को जाएंगे। किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि किसान आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने आंदोलन खत्म नहीं करने पर राकेश टिकैत पर कार्रवाई की मांग भी कर दी। किसान बोल रहे थे कि भाई जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, तो अगर कानून वापस हो गया है तो घर वापस जाने की आवश्यकता है। लेकिन उसके बावजूद भी राकेश टिकैत और जो नेता लोग हैं, ये नेता लोग और भी मतलब किसानों को भड़का रहे हैं और भी दूसरे मुद्दों को उठा रहे हैं। दूसरे मुद्दों की चर्चा हो सकती है, उस पर मार्ग निकाला जा सकता है, लेकिन आंदोलन खत्म करने की आवश्यकता है। अगर आंदोलन खत्म नहीं करते हैं तो राकेश टिकैत और जो नेता लोग हैं इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों को सलाह दी है कि अब उन्हें पीएम का धन्यवाद करते हुए अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन 3 कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। अब कैबिनेट से भी वो पारित हो चुका और सरकार ने कह दिया कि ये जो सेशन आ रहा है उसमें हम इसको पास कर देंगे। तो इस हिसाब से तो इनको प्रधानमंत्री जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए था। इनको खुश होना चाहिए था कि इनकी इतनी बड़ी मांग प्रधानमंत्री जी ने मान ली। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए था और अपने अपने घरों को वापस जाना चाहिए। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की हलचल बढ़ गई, जिसे देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं की सुरक्षा सख्त कर दी गई। बताया गया कि आंदोलन में शामिल होने के लिए कई राज्यों के किसान पहुंचे और इन किसानों ने सीमाओं पर महापंचायत भी की। दिल्ली हरियाणा की सीमा पर बहादुरगढ़ में हुई महापंचायत में पंजाब से पहुंचे किसानों का जमावड़ा दिखा, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ इसी तरह आंदोलन के गढ़ रहे सिंघू बॉर्डर पर भी अलग अलग राज्यों से किसानों के पहुंचने का सिलसिला दिन भर चला, जो आंदोलन के 1 साल पूरे होने से उत्साहित नजर आए। चूंकि आंदोलन की हलचल बढ़ने का अंदेशा पुलिस प्रशासन को पहले से था, इसलिए तमाम सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के साथ ही बीएसएफ भी तैनात की गई। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली से यूपी को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर का रहा, जहां हर हलचल पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान कंधे से कंधा मिलाकर मौजूद रहे। यही नहीं, किसी तरह की चूक से बचने के लिए आसमान से भी पहरेदारी की गई। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है और यहाँ आप देख रहे हैं कि ड्रोन से भी इस बॉर्डर पर नजर रखी जा रही है। आसमान पर मंडराते ड्रोन के जरिए किसान आंदोलनकारियों पर पुलिस की पैनी नजर बनी रही। लेकिन किसान आंदोलन और इसकी वजह से बढ़ाई गई सख्ती से आने जाने वालों की मुश्किलें बढ़ गईं और उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि किसान अब भी हटने को तैयार नहीं। लिहाजा गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आने वाले रास्तों पर बड़े बड़े कंटेनर रख दिए गए। एक एक्स्ट्रा कंटेनर रखा गया है जिसे बाद में ड्रैग करके उस तरफ कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी रोड को यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर किसान आगे बढ़ने की सोचेंगे। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया कि जब तक किसानों की सभी मांगे नहीं मान ली जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 3 कानून एक बीमारी थी, पहले उसका हल कर लिया, अब जो दूसरे समाधान है तो उसकी भी बात कर लो। किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर 29 नवंबर को संसद की तरफ कूच करने का भी ऐलान कर दिया। भोपाल में बना मिंटो हॉल अब कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर जाना जाएगा। शिवराज सरकार ने भोपाल के मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया है। सीएम शिवराज ने बीजेपी कार्य समिति की बैठक में इसका नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मिंटो हॉल जब यहां बना है, इसके निर्माण में यहां के मजदूरों के हाथ लगे हैं, तो फिर इसका नाम विदेशी क्यों होना चाहिए। भोपाल की नवाब सुल्तान जहां बेगम ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो के सम्मान में मिंटो हॉल बनाया था। तो वायसराय के नाम पर रखा गया था नाम और अब इसका नाम बदल दिया गया है, जिस पर सियासत भी हो रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इस हॉल की नींव 1909 में रखी गई थी और अब इसका नाम बदला गया है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।